गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में रेडियस की कैलकुलेशन की थी हाइड्रोजन एटम के लिए। बच्चों, आज हम कैलकुलेशन करने वाले हैं एनर्जी की। डिफरेंट सेल की एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं हाइड्रोजन एटम, और वो एटम जो हाइड्रोजन के जैसे हैं उनके लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं एनर्जी। चलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों, हम एक बात जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं यहां लिख देता हूं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना बच्चों ये बात? तो मैं लिख देता हूं, टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन दोनों का सम होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टोटल एनर्जी होगी। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मुझे काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है, फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करूंगा, फिर मैं दोनों का सम कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वन बाय वन हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों, हम एक बात जानते हैं, एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अरे होता कि नहीं होता? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, और कल हमने पढ़ा था क्या? अकॉर्डिंग टू बोहर, जो कूलाम्बिक फोर्स होता है, कूलाम्बिक फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ये हमने कल पढ़ा था बच्चों। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। ठीक है, अब कूलाम्बिक फोर्स की कैलकुलेशन तो हमने की थी। कूलाम्बिक फोर्स कल क्या आया था? KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आया था कि नहीं आया था? बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आया था? MV स्क्वायर अपॉन R। देखो, एक R से एक R कैंसिल हो गया। तो बताना जरा मुझे MV स्क्वायर की क्या वैल्यू आई? MV स्क्वायर इज इक्वल्स टू KZE स्क्वायर और अपॉन में R। आगे की नहीं आ गया? ये जो MV स्क्वायर की वैल्यू आई है बच्चों, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ MV स्क्वायर। MV स्क्वायर इसके बराबर होता है, ये वाली MV स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से उठाई और यहां पुट कर रहा हूं। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ MV स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं हम MV स्क्वायर की वैल्यू। अगर मैं MV स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, और MV स्क्वायर की वैल्यू आई है KZE स्क्वायर अपॉन में R। तो बच्चों ये ओवरऑल आ गया KZE स्क्वायर अपॉन 2R। सही बात है, समझ गए हो? अब देखो, हमें एक बात का पता है कि K की वैल्यू मैं जानता हूं, मैं E की वैल्यू भी जानता हूं, R हमने कल कैलकुलेट किया था। तो बच्चों देखो, ध्यान से समझना, K बराबर होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। E की वैल्यू मैं जानता हूं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है, और R हमने कल कैलकुलेट किया था 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रम, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर अपॉन Z मीटर। सही बात है।
अब ये तीनों वैल्यू है ना, ये तीनों वैल्यू यहां से उठा के और यहां पे पुट कर देनी है। अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी को मैं के एन से डिनोट कर रहा हूं। के एन से इसलिए डिनोट कर रहा हूं क्योंकि मुझे डिफरेंट ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी बतानी, पहले के लिए बतानी, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, ऐसे बतानी है। तो या तो इसको ऐसे डिनोट कर दो, के ई एन बच्चों देखो किसके बराबर आ गई। जब ये मैं ये तीनों वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मेरे पास लास्ट जो एक्सप्रेशन आएगी बच्चों वो ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 13.6। देखो ऊपर एक z है कि नहीं है। जब मैं ये वाली वैल्यू वहां रखूंगा तो r की जगह, चलो मैं रख देता हूं सारी वैल्यू, बच्चों कंफ्यूज हो जाओगे वरना तुम। k की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखा, z की जगह z ही रहा, e की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय ये हमारे पास 2r की जगह रखा 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है, और क्या n स्क्वायर और अपॉन में z। सही बात है ना ये। अब देखो बच्चों ये वाला z चला गया ऊपर, ये वाला z कहां चला गया, ऊपर, और ऊपर चला गया तो z का क्या हो गया, स्क्वायर। अब देखो हमारे पास वेरिएबल क्या क्या बचे, एक z स्क्वायर बचा और एक n स्क्वायर बचा। इनको हम सबको सोल्व कर लेंगे। जब हम इनको सबको सोल्व कर लेंगे तो के ई एन की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 13.6, क्या बचा, z स्क्वायर और अपॉन में n स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम, Z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो बच्चों के ई एन बराबर क्या हो जाएगा, 13.6, Z की वैल्यू 1 तो डिवाइड बाय n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट वाला सेल जो है फॉर के सेल n बराबर क्या होगा, 1, तो बताना के ई फर्स्ट किसके बराबर होगी, 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। के ई सेकेंड किसके बराबर होगी, 13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के ई थर्ड किसके बराबर होगी, 13.6 और ये 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के ई 4 किसके बराबर होगी, 13.6 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बच्चों बोहर मॉडल ने हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है, क्या कि हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। अब जो ये पहला सेल होगा बच्चों, ये पहला सेल जो होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखो फिक्स काइनेटिक एनर्जी की एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताई हमें बोहर मॉडल ने। जो दूसरा सेल जो होगा उसके लिए होगी 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। जो थर्ड वाला होगा उसके लिए 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। तो देखो बच्चों ओवरऑल हमने अभी जो निकाला है वो क्या निकाला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर। चलो बच्चों अब हम कैलकुलेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। इसको साफ कर देता हूं मैं यहां से, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी हमें काइनेटिक एनर्जी वाली एक्सप्रेशन की, हमें ये याद रखना है। चलो अभी आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है हमारे पास, अब हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना बच्चों। चलो अब देखो एक बात समझो जरा तुम, एक न्यूक्लियस ले लिया मैंने, उसके चारों तरफ घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन। हमें इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है और हमें पता है कि यहां से यहां तक ये जो रेडियस है ये आर है। बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना इलेक्ट्रॉन की,
वो होगी कि उसने कितना वर्क डन किया है। जब वो घूम रहा है तो उसने कितना वर्क डन किया है, उसी के बराबर होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, अभी ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है, थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा। यहां से यहां पहुंचेगा तो मान लिया इसमें बदलाव आया dr का, इसने जो चेंज किया, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, dr आया। ठीक है, अब हमें पता है जो वर्क डन होता है ना, वो वर्क डन होता है हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। सबसे पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो हमने कैलकुलेट किया था, कूलम्बिक फोर्स जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कूलम्बिक फोर्स के बराबर है, वो हम जानते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसने अपनी पोजीशन में कितना बदलाव किया है, dr का बदलाव किया है बच्चों। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके हम निकाल सकते हैं इसका वर्क डन, और जो वर्क डन होगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों, एक बात ध्यान से समझना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equals to work done by the electron during revolution। ठीक है, और बच्चों हम वर्क डन हम जानते हैं, वर्क डन बराबर किसके होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात सुनो जरा तुम ध्यान से, अब जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को बदलेगा, जब पोजीशन को बदलेगा, वो तो हमने एक छोटे से इंटरवल में वर्क डन निकाला ना। अगर कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। तो बच्चों कंप्लीट वर्क डन के लिए या पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो किसके बराबर होगी, फोर्स F लिख देता हूं इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां कितना है, dr, और उसका क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन इसलिए किया क्योंकि मुझे कंप्लीट का निकालना था, कंप्लीट का करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब सुनो आगे की कहानी क्या है बच्चों, मैं जानता हूं ये जो फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, कूलम्बिक फोर्स के बराबर, kz²/r², ये हमने कल ही निकाला था। ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। बच्चों देखना जरा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर फोर्स kze²/r², और ये इनटू dr। ठीक है, अब देखना जरा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताता हूं मैं तुम्हें। ये एक कांस्टेंट है, z की वैल्यू भी हम अपनी तरफ से जो भी एटम लेंगे तो फिक्स होगी, e भी एक कांस्टेंट है, इनको मैं बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, kze², इनको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन जो होगा वो dr/r² का होगा। अब तुम्हें इंटीग्रेशन की मैं एक तरीका बताता हूं, वैसे तो फिजिक्स में तुमने सीखा होगा इंटीग्रेशन, शुरुआत में जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं तो वहां इंटीग्रेशन तुम्हें सिखाया होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में। बच्चों अगर कभी भी तुम्हें dx का इंटीग्रेशन करना है तो वो x के बराबर होगा। dx का मतलब होता है स्मॉल, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, और अगर हम इनको जोड़ते जाएंगे dx 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 जोड़ते जाएंगे तो ओवरऑल वो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कभी भी dr का इंटीग्रेशन करना है तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, r के बराबर होगा। अगर मुझे कभी भी x का इंटीग्रेशन करना है तो देखो x का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा। अगर कभी भी इस तरह की टर्म हो हमारे पास तो इंटीग्रेशन के लिए हमें एक काम करना पड़ता है, जो भी दिया हुआ है तुम्हें उसकी पावर 1 बढ़ा दो, जितनी भी पावर है, जैसे अभी इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर 1 बढ़ा दो, और जो पावर बढ़ाई है ना तुमने, वो बढ़ी हुई पावर नीचे लिखनी है। जैसे देखो अब इसकी पावर 1 है, 1 बढ़ाने के बाद कितनी हो गई, 2, जो ये 2 आया है ना इसको नीचे भी लिखना है बच्चों, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना, यहां तक की बात। अब अगर हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन हम बच्चों कैसे कर सकते हैं, 1/x का अगर कभी भी इंटीग्रेशन करना है तो हम ऐसे करेंगे, 1/x² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों। अगर 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम देखो क्या करेंगे, मैं ले जाता हूं इस x² को ऊपर, x² को ऊपर ले गया तो क्या हो गया, x की पावर -2। वैसे तुम्हें बता दूं dx हमेशा अटैच होता है इनके साथ जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, dx/x² या ये dx। ठीक है,
अब सुनो जरा ध्यान से, इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर -2, एक पावर बढ़ा दो, बढ़ा देंगे तो इसमें एक जोड़ेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो मैं लिखूंगा x की पावर -1, और जो वो पावर है उसको नीचे भी लिखना है, तो मैं बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूं -1/x। सही बात है कि नहीं है? अब देखो ये क्या है, dr/r², आर स्क्वायर को ऊपर ले गया तो आर की पावर -2 हो गया, उसमें एक जोड़ देना, एक जोड़ दिया तो आर की पावर -1, वो नीचे आ गया और बढ़ी हुई पावर नीचे, तो -1/r ही आएगा ना इसका इंटीग्रेशन। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी बराबर kZe², इसका इंटीग्रेशन किया तो -1/r आ गया, माइनस आ गया, लगा दिया, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो ध्यान से आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये बच्चों, देखो आगे हमारे पास क्या है, मैं इसको डिनोट कर देता हूं PEN से, ठीक है, PEN से डिनोट कर देता हूं, मेरे पास आ गया -kZe²/r, यही आया कि नहीं आया? अब सुनो जरा ध्यान से, इनमें से तुम किस किस की वैल्यू जानते हो? हम जानते हैं k की वैल्यू, k बराबर होता है 9 × 10⁹, हम जानते हैं E की वैल्यू E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19, मैं जानता हूं R की वैल्यू R होता है 0.529 × 10⁻10, और n² में Z और एंगस्ट्रम, ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां पे। अगर मैं ये पुट कर दूंगा यहां पे तो PEN बराबर बच्चों आ जाएगा -9 × 10⁹, और ये Z और 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय R की वैल्यू 0.529 × 10⁻10, n²/Z, तो n² नीचे Z चला जाएगा ऊपर, तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब बच्चों ये जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जरा तुम ध्यान से देखना, जब तुमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आया था kZe²/2r, ये क्या आया है? -kZe²/r। पहली बात तो इसमें माइनस लग गया है, दूसरी बात जो है यहां नीचे 2 था, वहां 2 नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, हालांकि वहां नेगेटिव साइन भी लगा होता है, ठीक है? तो अब एक बात सुनो, जब तुमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली थी तो 13.6 आया था ना, इसका कितना आएगा? 13.6 का 2 गुना आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन आगे लगा होगा, 2 गुना ही होगा ना, क्योंकि इसमें तो 2 नीचे डिवाइड है, वहां तो नहीं है। तो बच्चों ये जब वैल्यू हम निकालेंगे, PEN की जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 2 × 13.6 और Z²/n², और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आगे माइनस का साइन, ये हमारे पास आ गई क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है? अब हमें अगर डिफरेंट ऑर्बिट के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, डिफरेंट सेल के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बच्चों, तो देखो क्या आएगी, ध्यान से समझना। अगर मुझे हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है फॉर H एटम, Z की वैल्यू क्या होगी? Z बराबर होगा 1, तो बताना जरा PEN किसके बराबर होगा हाइड्रोजन के लिए? -2 × 13.6, Z की जगह 1 रखा, अच्छा ये n² है बच्चों, यहां पे n² है, n² नहीं लिखा था ये मैंने, n ही लिख दिया था, ये n का स्क्वायर है। अच्छा 13.6 और ये क्या आया? Z²/n², Z की जगह तो क्या रख दिया? 1 रख दिया, तो नीचे केवल क्या बच गया? n² बच गया, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हाइड्रोजन के अलग अलग सेल है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, सभी की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पहले वाले सेल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, मतलब PE फर्स्ट जो होगी बच्चों, वो होगी -2 × 13.6, फिर से मैंने n लिख दिया, ये n² है, ठीक है, -2 × 13.6, और नीचे 1 का स्क्वायर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले सेल की जो एनर्जी होगी बच्चों, वो होगी -2 × 13.6 डिवाइड बाय n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सही बात है। अच्छा इस वाले सेल की जो एनर्जी होगी, थर्ड वाले सेल की जो एनर्जी होगी -13.6 -2 × 13.6 और डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है? तो देखो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी भी बता दी। अब देखो बच्चों मेरे पास रिजल्ट आ चुके हैं,
ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। अब इन दोनों को ऐड करके मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूं। तो बच्चों यहां से आगे जो अब हमें निकालना है वो क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। देखो बच्चों टोटल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली कितनी, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर और अपॉन में एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है वैल्यू। चलो बच्चों 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूं, कॉमन निकाला 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, यहां बचा 1 और यहां बचा 2, तो ओवरऑल देखो क्या आ गया, 1 - 2 -1 माइनस आगे आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई हमारे पास टोटल एनर्जी, मतलब कि En, ये हमारे पास टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन आ गई। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, हालांकि मैं तुम्हें बता दूं ये जो यूनिट है ना, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, कई बार किलो जूल में भी लिख देता है इसको। अगर किलो जूल में लिख रहा है तो किलो जूल में वैल्यू होती है -1311.8 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ये वाली वैल्यू किलो जूल पर मोल में होती है। अच्छा देखो ये वाली वैल्यू तुम्हें लिख के देगा, अगर कभी भी पेपर में आएगा तो लिख के देगा, लेकिन तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए कि इनके साथ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो जरा ध्यान से, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो बताना जरा En क्या होगा हाइड्रोजन का, En होगा हाइड्रोजन का -13.6, Z की जगह रखा 1 और ये नीचे क्या n स्क्वायर, ये आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए एनर्जी। अब हाइड्रोजन की जो E1 होगा, फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होगी हाइड्रोजन के लिए, वो बताना जरा क्या होगी, -13.6 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसकी जगह तो 1 रखेंगे। E2 क्या होगी, -13.6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कितने पे गया बच्चों, 3 पे गया, 1 बचा और कितने पे गया, 4 पे गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 अगर निकालनी है, E3 बराबर -13.6 अपॉन 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब 9 से काटा तो कितना आया, -1 पे गया, ये कितना बचा, 4 बचा और ये 6, अब कितने पे गया, 5 पे गया और फिर 1 पे गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ऐसे ऐसे जब मैं निकालता जाऊंगा तो E इनफाइनाइट के लिए जब निकालूंगा, इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट के लिए अगर मैं निकालूंगा तो -13.6 डिवाइड बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर, और तुम जानते हो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो बच्चों यहां से एक बात बताओ मुझे, E1 पहले वाले सेल के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगले वाले के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होगा, इनफाइनाइट नंबर वाला जो ऑर्बिट होगा, उसके लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो बताना जरा मुझे एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। देखो इनके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये नेगेटिव की बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये सबसे कम है, फिर ये, इसका मतलब ये जैसे जैसे मैं E1 से E2 की तरफ जा रहा हूं, E3 की जा रहा हूं, एनर्जी बढ़ रही है। कल मैंने बोहर मॉडल में बताया था तुमने कि पहले सेल की जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है, फिर उससे ज्यादा सेकंड वाले की, उससे ज्यादा थर्ड वाले की, उससे ज्यादा फोर्थ वाले की। आज तुम देखो पहले वाले की एनर्जी इतनी, सेकंड की इतनी, थर्ड की इतनी, फोर्थ की इतनी, और जैसे जैसे मैं इनफाइनाइट पे पहुंचा तो एनर्जी 0 हो गई, और 0 वैल्यू इससे बड़ी है, और इन सब में सबसे बड़ी है 0 वैल्यू, क्योंकि इन सब में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, नेगेटिव वैल्यू तो 0 से भी कम होती है। तो बच्चों मैं यहां से कह सकता हूं ना, क्या E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3 इज लेस देन E4, और अप टू आगे तक ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला जो तुम है, ये जो फॉर्मूला है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं हाइड्रोजन जैसे और एटम के लिए भी। ठीक है, जरूरी नहीं है ये हाइड्रोजन के लिए ही अप्लाई करेंगे, हम हाइड्रोजन जैसे दूसरे एटम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर He पॉजिटिव,
अगर मुझे हीलियम पॉजिटिव के लिए ये अप्लाई करना है, देखो तुम सोचोगे कि सर हीलियम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, अकेला हीलियम क्यों नहीं ले रहे? तो बच्चों बोहर मॉडल की एक लिमिटेशन है, बोहर मॉडल की एक बहुत बड़ी कमी है कि बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है, ऐसे स्पीसीज पे एप्लीकेबल होता है जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एप्लीकेबल नहीं होता। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बारे में सारा डाटा दे दिया। अब हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर मैंने He पॉजिटिव ले लिया है, अगर मैंने He पॉजिटिव ले लिया है तो बच्चों इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर मैं लगा सकता हूं बोहर मॉडल हमारा। फॉर He पॉजिटिव Z की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2। Z एटॉमिक नंबर तो 2 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां एक है। अब देखो बच्चों मुझे पता है En का जो फॉर्मूला, En बराबर -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों En बराबर He पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा? -13.6 2 का स्क्वायर अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहले वाले सेल की मैं एनर्जी बता सकता हूं, He पॉजिटिव के लिए क्या होगी? -13.6 और ये 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी पहले वाले सेल की एनर्जी। तुम कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करोगे तो -13.6 मल्टीप्लाई बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरे वाले सेल की एनर्जी निकालना, E2 -13.6, ये तो 2 का स्क्वायर ही रहेगा और नीचे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ओवरऑल आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड वाले सेल की एनर्जी निकालना, E3 निकालना, -13.6 2 का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, तो ओवरऑल बच्चों आ जाएगा -13.6, ये 4 ये 9, तो 4/9 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है? सेम एज इट इज ये वाला जो बोहर मॉडल का जो कंसेप्ट है ये अप्लाई कर सकते हैं Li2 पॉजिटिव के ऊपर, लिथियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। बच्चों खास बात यही है कि बोहर मॉडल जो है एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब देखो एक न्यूमेरिकल पूछा गया, ध्यान से देखना क्या न्यूमेरिकल पूछा। एक बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल पूछा, IIT के अंदर आया। बच्चों थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो जो भी बच्चा इसको छोड़ता है फिर ये समझो उसके 4 नंबर चले जाएंगे। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन पूछा कि द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज X। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी ली हुई है बच्चों? X। हमें क्या बतानी है? डेटरमाइन एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब देखो बच्चों हमें लास्ट एक्सप्रेशन तो पता होनी चाहिए कि जो En होता है, En बराबर होता है -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें पता होना चाहिए। अब हाइड्रोजन के लिए फॉर H एटम, हाइड्रोजन के लिए जो पहला सेल होगा उसके लिए एनर्जी बतानी है। Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है और फर्स्ट वाला सेल उसने बोल दिया है, तो बच्चों En जो होगा, E फर्स्ट जो होगा हाइड्रोजन के लिए -13.6, Z की जगह मैंने क्या रख दिया? 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास N की जगह भी मैंने क्या रख दिया? 1 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना आ गया? ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कह रहा है कि ये जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किसके बराबर दी हुई है? X के बराबर दी हुई है। अब बताओ Li2 पॉजिटिव के लिए वैल्यू क्या होगी? X की फॉर्म में ही। अब देखो अगर मैं Li2 पॉजिटिव ले रहा हूं फॉर Li2 पॉजिटिव Z की वैल्यू क्या होगी? 3। लिथियम का नंबर 3 होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। और n की वैल्यू 1, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्बिट का ही बताना है, तो n की वैल्यू 1। तो बताना जरा E1 लिथियम के लिए क्या होगा? -13.6, और Z की जगह मैं कितना रखूंगा? 3 का स्क्वायर, n की जगह क्या रखूंगा? 1। तो बच्चों ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया -13.6 इंटू 9 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए आया? लिथियम के लिए आया।
बच्चों हाइड्रोजन के लिए हमें क्या डाटा मिला था कि -13.6 किसके बराबर होता है, x के बराबर। तो तुम्हें क्या करना है, -13.6 को किसके बराबर रख देना है, x के बराबर, मल्टीप्लाई में क्या बच गया 9। तो बच्चों एनर्जी जो आ गई वो कितनी आ गई 9x। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इस तरह के न्यूमेरिकल ही पूछते हैं एग्जाम के अंदर। बच्चों तुम्हारे पास जो भी बुक है ना उससे करने की कोशिश करना। एनर्जी के एक्सप्रेशन अपने जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर उसके साथ बोहर मॉडल खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझना, जहां भी कोई दिक्कत आती है मेरे से पूछना। थैंक यू।